दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, ये वन नेशन और वन इलेक्शन पे, ये देखिए पूरा का पूरा बोर्ड पे लगा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन। अभी आप जान रहे हैं कि वन नेशन और वन वन इलेक्शन काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि सरकार ने, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाया है वन नेशन वन इलेक्शन पे विचार करने के लिए। और 2017 में आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। 2017 में यूपीएससी ने वन नेशन वन इलेक्शन पे एक सवाल पूछा है। मैं उस सवाल का भी जिक्र करूंगा कि उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ठीक, और क्या कंटेंट उसमें डालना चाहिए था। 2017 के सवाल में पेपर 2 से ये पूछा गया है। और भविष्य में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन से, और यदि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि इस पे आपका क्या मत है, या आपसे ऐसे पूछ लिया गया, तो निश्चित ही आप वहाँ पे एक बेहतर ऐसे और बेहतर जीएस का आंसर लिखने में सक्षम होंगे, और इंटरव्यू में अपनी पैनलिस्ट को आप बहुत शानदार जवाब दे सकते हैं अगर ये वीडियो आप सुने तो ये देखिए वन, तो इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर लिखेंगे तो आपको ही पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा जा रहा है। तो हम वाइट पेज लेते हैं और फिर यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष हम आपके सामने रखते हैं। तो ठीक है, अब आइए हम लोग इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो जो सवाल है, पहले हम बोर्ड पे सवाल लिख देते हैं, नहीं सवाल आप अपने से भी नोट कर लीजिए। उसी के दायरे में अगर हम बात करेंगे, यूपीएससी का सवाल पूछा गया, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, आपको अगर दिख रहा हो तो उसी के दायरे में हम बात करेंगे। सवाल है 2017, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सवाल मिल गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के, ठीक है, ये सवाल आप नोट कर सकते हैं, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के, ठीक है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के, यही इसी की चर्चा चल रही है कि एक ही समय में चुनाव के, एक ही समय में चुनाव, चुनाव कॉमा, देखिए अभी क्वेश्चन की बारीकी देखिए, चुनाव, उसके बाद लिखा है चुनाव प्रचार की अवधि, कॉमा चुनाव प्रचार की अवधि, ठीक है, चुनाव और चुनाव प्रचार की अवधि, कॉमा, और व्यय को तो सीमित कर देंगे, लिखा है और व्यय यानी खर्च को तो सीमित कर देंगे, ठीक है, सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से, अब सवाल शुरू होता है, परंतु ऐसा करने से, ठीक है, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही, लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक है। ये 2017 का सवाल है, यूपीएससी पेपर 2। सवाल आप समझ गए, देख लीजिए, बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। अब इस सवाल को, ठीक है,
अब आप इसको अगर आंसर लिखना शुरू करें तो इस सवाल को अगर हम तोड़े तो कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं। देखिए इस सवाल में ही जो लिख दिया है, लाभ तो इसी सवाल में लिख दिया है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने में चुनाव प्रचार की अवधि, ये तो क्वेश्चन में ही लिख दिया। आपसे अगर सवाल पूछा जाता है नेक्स्ट कभी कि इनके लाभ बताइए, ठीक है, इनके लाभ बताइए, तो लाभ आप क्या बता देंगे, यही चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन में ही लिखा है व्यय यानी खर्च को सीमित कर दिया जाएगा, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है खर्च को हम सीमित कर देंगे। फिर लिखा है कि परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही, जो सरकार की जवाबदेही है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। आप मीडिया में बहुत तरह का चर्चा सुने होंगे, लेकिन यही चर्चा आप नहीं सुने होंगे, और यूपीएससी यही सवाल पूछ लिया है। तो दिक्कत क्या होता है कि धारा की दिशा में हर आदमी चलता है, लेकिन इतिहास वही लिखता है जो धारा के विपरीत काम करता है, ठीक है। धारा की दिशा में चलने वाले आदमी का भी इतिहास नहीं बना। तो इसी तरह आपको अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना हो तो आप हमसे पढ़ें या किसी भी टीचर से पढ़ें, वो मैटर नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस दिशा में आप पढ़ रहे हैं या कि नहीं पढ़ रहे हैं। उस दिशा में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आप यूपीएससी की धारा की दिशा में नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कोचिंग की धारा की दिशा में आप चल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कहा जाए कि लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम अब इसके पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक बातों पे चलते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर ले, मज़ा नहीं आ रहा इस बैकग्राउंड में। इस बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा, मज़ा आना चाहिए था क्या। तो नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, क्योंकि इस पेज पे अब काम होगा नहीं, इस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप समझ गए। अब देखिए आपको ये 150 शब्द में ही है, इस पूरे आंसर को आपको 150 वर्ड में ही सीमित करना है। तो ये भी एक चुनौती है। ऐसे पूछा जाएगा तो आपके पास कहने का काफ़ी कंटेंट होगा, लेकिन इसमें आपको प्रिसाइज मतलब बहुत संक्षेपण में अपनी बहुत सारी बातों को कहना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अच्छा यहाँ से ऐड करना था, ठीक है। बात करते हैं क्या, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, यही हमारा टॉपिक। तो इसके दो पक्ष हैं, एक हमारा पॉजिटिव पक्ष है कि इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, और एक इसके नेगेटिव पक्ष, क्या नुकसान होगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस पेज पे आपको दिया हुआ है, क्या लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, तो ये इसके नकारात्मक पक्ष ही है ना, ये तो कारण कि कम हो जाएगी, इस पे आप चर्चा कीजिए। तो हम दोनों पक्ष आपको बता रहे हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे में पूछा जाएगा, आप उस पक्ष पे अपना आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक अंतर दिया है, अंतर ये दिया है कि यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन में जो बात की जा रही है, हमारे यहाँ देश में कितने तरह के चुनाव होते हैं। एक तो लोकसभा का चुनाव होता है, LS हम लिख देते हैं लोकसभा, ठीक है, प्लस हमारा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो वहाँ पे दो ही दिया है। तीसरा में नगर पालिका का चुनाव होता है, आप जानते हैं कि नगर पालिका का चुनाव होता है। आप कहेंगे सर नगर पालिका चुनाव से इससे क्या मतलब है, तो जो पक्ष में तर्क दिया जाता है, पक्ष में यही तर्क दिया जाता है ना कि प्रशासनिक जो हमारी गतिविधि है, जो हमारा प्रशासनिक काम है, क्या है, प्रशासनिक काम है, वो रुक जाता है। प्रशासनिक काम जो डेवलपमेंटल काम होता है वो नहीं हो पाता है। एक साथ एक चुनाव अगर हो जाए तो वो हो पाएगा, और एक साथ एक चुनाव ना होने से वो नहीं हो पाता है। लेकिन जब नगर पालिका का चुनाव होता है मेरे भाई, तो नगर पालिका में भी तो पूरे स्टेट का प्रशासन लग जाता है, पूरे राज्य का प्रशासन तो लग जाता है नगर पालिका के चुनाव में भी। और साथ ही ग्राम पंचायत, जब मुखिया का भी चुनाव होता है तो किसी एक राज्य में तो होता है, पूरे के पूरे राज्य में, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, केरला में हो, कर्नाटका में हो, तो पूरी की पूरी राज्य की मशीनरी तो उस चुनाव में लग जाती है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं तो, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन में जो हमारे पास कमेटी बनी है वो इस पर भी चर्चा कर रही है कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत तक के चुनाव एक ही साथ हो, ताकि जो डिपार्टमेंट है वो चुनाव में हमेशा उलझा न रहे। तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया, आप जानते हैं। तो हो सकता है प्रीलिम्स के स्तर पे पूछ ले कि किन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है, तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, ठीक है।
और इनके जो मेंबर हैं, तो मैं आपको मेंबर का भी नाम बता देता हूँ, कभी हो सकता है पूछ ले कि इनके मेंबर में सब कौन सब हैं। तो सुभाष कश्यप जी, आप जानते हैं, उनकी पुस्तक पॉलिटिक आती है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। सुभाष कश्यप जी अभी वर्तमान से मुझे लगता है कि पूरे देश में उससे बड़ा कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो मेरा कोई काउंटर नहीं है उस पर। तो सुभाष कश्यप जी हैं। हमारे यहाँ एक हरीश साल्वे एडवोकेट है, आप जानते हैं, हरीश साल्वे जी हैं इनके मेंबर। संजय कोठारी जी इसके मेंबर हैं। ठीक। गृह मंत्री अमित शाह जी इसके मेंबर हैं। कानून मंत्री हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी इसके मेंबर हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी इसके मेंबर हैं। और 15वें वित्त आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह रहे थे, एन.के. सिंह भी इनके मेंबर हैं। और एक विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इसके मेंबर थे, तो उन्होंने शायद इससे रिजाइन दे दिया। हाँ, कन्फर्म रिजाइन दे दिया उन्होंने, उस मेंबरशिप से उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो इतने लोग हैं, तो कम से कम आप 2-3 व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। एक जो सुभाष कश्यप जी, वो काफ़ी प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, हो सकता है उनका नाम आपको ऑप्शन में दे दे। दूसरा ऑप्शन में आपको दे दे कि कानून मंत्री और गृह मंत्री दोनों इसके मेंबर हैं। ये चूँकि देश की एक मजबूत संस्था है, तो उनका नाम आपसे पूछ दे, या एन.के. सिंह का नाम पूछ दे, और संजय कोठारी जी। इन्हीं सब का नाम याद रखेंगे, पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उनका उम्मीद कम पूछने का, लेकिन इनका पूछने का, सुभाष कश्यप जी हो, संजय कोठारी जी हो, एन.के. सिंह जी हो, इन लोग का नाम आपसे पूछ सकता है कि हाँ कि नहीं। तो आप उम्मीद करते हैं प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट आप लिख लिए होंगे कि किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। अब जो इसकी दूसरी बात है कि इस कमेटी को 70,000 सुझाव अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, कुछ सुझाव पक्ष में आए होंगे, कुछ सुझाव विपक्ष में आए होंगे। समिति का अपना एक असेसमेंट है कि 70,000 सुझाव मुझे मिले हैं कि पक्ष में होना चाहिए था या चुनाव, या कि एक साथ नहीं होना चाहिए था। ठीक है। दूसरी बात है कि जो हमारे यहाँ ये हम पक्ष की पॉइंट अब बता रहे हैं, तो 70,000 सुझाव मिले, उसमें क्या वो अलग। फिर हमारा आता है लॉ कमीशन। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विधि आयोग की स्थापना होती है, लॉ कमीशन का स्थापना होती है। तो लॉ कमीशन इस चुनाव के पक्ष में है, वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है लॉ कमीशन। जिसे होता क्या कि आपके आंसर में वजन कैसे हो, मतलब लॉजिकल कैसे हो, कंटेंट दमदार कैसे हो। तो इसी तरह अगर आप संवैधानिक संस्थाओं का रेफरेंस लेते हैं ना, तो फिर आपके आंसर में मजबूती आती है। तो लॉ कमीशन आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे हाँ पॉजिटिव पक्ष में, कि लॉ कमीशन इसके पक्ष में है कि एक साथ एक चुनाव होना चाहिए था। ठीक है। और ये 25 अक्टूबर को, जो 25 अक्टूबर अभी बीता है, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो बनाया गया है, तो लॉ कमीशन ने एक रोड मैप भी सौंपा है कि कैसे एक साथ एक चुनाव हो। तो सिर्फ आपको इतना लिखना है कि लॉ कमीशन इसके पक्ष में है। और जो ये चुनाव एक साथ एक वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, इसकी संभावना है कि 2029 से ये एक साथ हो, क्योंकि 2024 का इलेक्शन तब आने वाला है। तो 2029 से चुनाव होने की संभावना है, उस पर विचार चल रहा है कि चुनाव 29 से वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ हो जाए। तो समझ गए होंगे, ये आप बैकग्राउंड समझ गए होंगे। चलिए आगे हम इस पे चलते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो हम इस साइड पॉजिटिव पॉइंट लिख रहे थे। तो आइए, अब हमने क्वेश्चन में भी वहाँ क्या देखा था, उन्होंने कहा कि व्यय समय कम कर दिया जाएगा, जो अभी चुनाव में हमारा खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, समय हमारा बच जाएगा, ये सब हमारा क्या है, पॉजिटिव पक्ष है, समय बच जाएगा, ये भी सच है। प्रशासनिक कार्य नहीं रुकेगा, प्रशासनिक कार्य होगा, विकासात्मक कार्य होगा, नहीं रुकेगा, ये सच है। इसके साथ देखिए, जो पैरामिलिट्री फोर्स को मूव कराया जाता है, तो चुनाव किसी ना किसी स्कूल में होता है। ठीक है, स्कूल को बूथ बनाया जाता है, तो एक दिन 2 दिन पहले वहाँ पे कर्मचारी, इलेक्शन के कर्मचारी, चाहे टीचर हो या फोर्स हो, वो पहुँच जाते हैं। तो क्या करना पड़ता है, स्कूल में छुट्टी करनी पड़ती है, स्कूल को बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए कितने दिन तो स्कूल बंद हो जाते हैं। नगर पालिका का चुनाव होगा, स्कूल में चुनाव होगा, ग्राम पंचायत का होगा, स्कूल में होगा, विधानसभा का होगा, स्कूल में होगा, लोकसभा का होगा, स्कूल में होगा। तो इस तरीक़ा से स्कूल में जो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो ये बच्चों का पढ़ाई फिर डिस्टर्ब नहीं होगा ना, इतने स्कूल बंद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि जब कोई भी इलेक्शन होता है ना, तो टीचर को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, कुछ दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, उसको ट्रेनिंग के लिए कैसे आपको
बूथ क्या कहते हैं, बूथ मैनेज करना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपको कैसे ऑपरेट करना है। तो जब टीचर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, शिक्षक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एजुकेशन प्रभावित होता है कि फिर टीचर यहाँ क्लास नहीं ले पाता है। अगर स्कूल खुला भी है, मान के चलिए कि स्कूल ओपन भी है, खुला भी है, तो क्या अगर एक स्कूल में 10 टीचर हैं तो 7 गए हुए, 5-6 गए हुए कहाँ, इलेक्शन के लिए ट्रेनिंग पे, तो बचे तो 5 ही ना। तो पढ़ाई कैसे प्रभावित हो रहा है, आप समझ गए। तो अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें सकारात्मक पक्ष है, ये सच है, ये चीज़ें होंगे। लेकिन अब इसके नकारात्मक पक्ष क्या है, अब हम इस पे नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहे हैं इस पे। तो पहला तो आपका यही हो गया ना कि सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। ये तो खुद यूपीएससी कह रहा है, क्वेश्चन में यूपीएससी कह रहा है, आप देख लीजिए प्रीवियस में जो हमने क्वेश्चन लिखा है क्या, कि चर्चा कीजिए, सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। तो पहला देखिए कैसे कम हो जाएगी, उसको अब आप जब पहला पॉइंट लिखेंगे कि जवाबदेही कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्यों, कैसे, आप फिर जब इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट में, तो देखिए क्या होता है, जब सरकार, जैसे केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर किसी पार्टी की सरकार हो और अगर वो राज्य में चुनाव हारती है तो अपने नीतियों में परिवर्तन लाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो सरकार नीतियां चला रही है जनता उससे खुश नहीं है। और अगर एक साथ एक चुनाव होगा तो क्या होगा, जनता अपनी इजहार कैसे करेगी नाराजगी का, वो उसको तो फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब यहां देखिए, हम चुनाव कहां होता है, लोकतंत्र में, और भारत एक प्रगतिशील सकारात्मक लोकतंत्र है। तो यहां पे जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां वर्तमान समय में जो केंद्र की सरकार है उनके ऊपर भिन्न भिन्न तरह के आरोप लगाते हैं। ठीक, आप अपने आंसर में से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा सरकार पे विभिन्न तरह के आरोप लगाया जाता है कि लोकतंत्र को सरकार खत्म कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है। ये विपक्ष का आरोप है। लोकतंत्र विदाउट विपक्ष नहीं चल सकता है। एक विपक्ष का होना, मजबूत होना लोकतंत्र में आवश्यक है, यही लोकतंत्र है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, आलोचना की आवाज़ नहीं रहेगी। तो ये बताइए, जब सरकार 5 साल के लिए वो चुनाव कन्फर्म हो जाएगा, 5 साल बाद ही चुनाव होगा, तो फिर कितनी तानाशाही में तब्दील हो सकती है। हम सिर्फ किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर उनको ये पता है कि अब तो 5 साल बाद ही हमें चुनाव में जाना है, तो वो क्या कितने ऑटोक्रेसी हो सकते हैं, आप ये बताइए। हो सकता है, ये एक संभावना है, आप ये नहीं कि हो जाएगा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में देखिए आप, जब धरना प्रदर्शन कोई होता है सरकार लाठीचार्ज करा देती है। आखिर कैसे लाठीचार्ज करा देती है, उन्हीं जनता के द्वारा उसको मत देना है, चुनना है। तो फिर भी जब, तो फिर 5 साल के बाद राज्य में चुनाव है, फिर भी लाठीचार्ज हो जाता है। छात्र आंदोलन करे लाठीचार्ज, किसान करे लाठीचार्ज, बुजुर्ग करे लाठीचार्ज। ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार, केंद्र राज्य दोनों सरकार की हम बात करें, हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, तो फिर तो 5 साल के बाद ना, तो ये एक तो जवाबदेही कम कैसे होगी, आप समझ इस पॉइंट का पैसे एक्सप्लेन करेंगे कि विपक्ष के पार्टियों के द्वारा या विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरह का आरोप लगाए जाते हैं। और अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगी तो जो जनता राज्यों में सरकारों, सत्ताधारी सरकार की सत्ता बदल के जो अपने नकारात्मकता का या आलोचना का या नाखुशी का नीतियों के प्रति इजहार करता है, वो फिर उससे अवसर नहीं मिलेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए, हमारे सरकार जो है संघीय व्यवस्था में हम रहते हैं, ये हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, संघीय, केंद्र और राज्य 2 स्तर पे सरकारें हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कहीं भी राज्य में तो ये अक्सर चलता है, केंद्र में तो फिलहाल अभी नहीं चल रहा है, लेकिन पहले चलता था, लेकिन राज्य में क्या होता है, सरकारें बदल जाती हैं। बिहार इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, पता नहीं वो कब किधर चले जाए, ठीक है। तो स्टेट में आप देखिए, इससे पहले कर्नाटका में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ है, एमपी में हुआ था, गोवा में हुआ था, विधायकें खरीद फरोख्त चलते रहती है हर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अभी रिसेंट झारखंड में चल रहा है। तो अगर इस समय इस टाइप में सरकार अल्पमत में आती है, सपोज कीजिए, ठीक है, कि चुनाव हुआ, हम 2029 की बात करते, 2029 में चुनाव हुआ, लेकिन 1 साल के बाद ही या 2 साल के बाद ही बिहार में या किसी भी राज्य में सत्ता पलट जाती है, अल्पमत में आ जाती है, विधायक में तोड़फोड़ हो जाता है, तो क्या फिर वो 5 साल वो राज्य सरकार ऐसे कंटिन्यू करेगी, अल्पमत में ही कंटिन्यू करेगी,
या क्या 5 साल या 3 साल या 4 साल का राष्ट्रीय शासन लगाना पड़ेगा? तो फिर राज्य की प्रशासनिक गतिविधियां यूं ही कमजोर हो जाएगी। ये मैं संवैधानिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि फिर अगर सपोज किसी केंद्र में ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गिर गया था, ये प्रैक्टिकल हुआ ना, हमारी ये घटना घटी है ना। अगर केंद्र जिस तरीका से अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, सॉरी बन नहीं रही है, एक गठबंधन बना है, वो तो क्या होगा 24 के बाद पता चलेगा। अगर 29 के बाद भी यही कंडीशन होती है, गठबंधन जिस तरीका से हमारे केंद्र में भी गठबंधन की सरकार चलने लगी है, मोदी जी भी सरकार केंद्र में है लेकिन उसकी भी गठबंधन की सरकार है, भले ही उसकी अकेले की सीट है, वो भी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बन रहा है, ठीक उस 29 में इसी तरह कोई शेप लेता है, हम केंद्र की बात कर रहे हैं। और अगर गठबंधन से कोई पार्टी अलग हो जाए, किसी बात पे समर्थन खींच ले, तो क्या केंद्र में फिर 5 साल ऐसे ही सरकार चलेगी, अल्पमत की सरकार चलेगी? नहीं चल सकती है ना। तो क्या होगा? तो ये संघीय ढांचा के लिए जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसके लिए एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। या तो फिर क्या करो, अगर केंद्र में फिर चुनाव होगा तो क्या करो, सभी राज्य की विधानसभाओं को भंग कर दो। ये नहीं हो सकता है ना। तो ये दूसरा जो कंसर्न है, ये दूसरा कंसर्न है कि इस तरीका से नहीं होना चाहिए, ये संघीय व्यवस्था हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा, हम अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो मैंने सरकार वाला समझा दिया कि तो अल्पमत की सरकार केंद्र में, राज्य में फिर संघीय मध्यावधि चुनाव, तो ये नहीं होना चाहिए था। ये नकारात्मक पॉइंट है। तीसरा जो कुछ हमारे यहाँ क्षेत्रीय दल है, ठीक है, क्षेत्रीय दल है, ये क्षेत्रीय दल जब राष्ट्रीय चुनाव होता है, अभी आप देखे होंगे कई जगह होता है। यदि हम दिल्ली का क्लासिकल एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में क्या होता है, विधानसभा की जब चुनाव होती है तो आम आदमी पार्टी बहुत शानदार तरीके से जीत जाती है, और जब लोकसभा की चुनाव होती है तो आम आदमी पार्टी उतनी ही बुरी तरीका से हार जाती है। तो कई बार ऐसा देखा, आप ऐसे इसको भाषा में लिखेंगे, लाइन में, ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि केंद्र में जो सरकार होती है या केंद्रीय सत्ता में जो सरकार होती है, राज्य की विधानसभा चुनाव में उसे हार का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि जनता नाराजगी जताती है। तो क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है और राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। लेकिन जब दोनों चुनाव एक साथ होगा तो संभावना है कि क्षेत्रीय मुद्दे दरकिनार हो जाए और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव हो, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा साबित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे अगर गायब हो जाएंगे तो जब राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होंगे तो जो भी राज्य में पॉलिटिकल पार्टी बनेगी फिर वो क्षेत्रीय मुद्दों को एड्रेस करेगी ही नहीं। और जो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कितनी सारी रीजनल पार्टियां बनी है, अभी देखिए ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे कोई रीजनल पार्टी ना हो, और काफ़ी स्ट्रांग रीजनल पार्टियां हैं, तो फिर वो तो खत्म हो जाएगी ना। इसलिए तो उनका विरोध है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं हैं। तो ये क्षेत्रीय मुद्दे उसके गायब हो जाएंगे, समझ गए? तो ये आप तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि अभी देखिए क्या होता है, जब इलेक्शन होता है, अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना। लेकिन उससे कुछ दिन पहले गुजरात में चुनाव हुए थे, हिमाचल में चुनाव हुए थे, कर्नाटका में चुनाव हुए थे। तो जो कर्नाटक, हिमाचल और गुजरात में ईवीएम यूज किया गया था, वही ईवीएम पुनः, जैसे होता है ना रीयूज, रिसाइकिल, तो रीयूज, तो उन्हीं को फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव में यूज कर लिया गया और इन्हीं ईवीएम को फिर लोकसभा के चुनाव में यूज कर लिया जाएगा। तो एक तरफ जो यहाँ पे चर्चा चल रहा है कि हमारा खर्च कम हो जाएगा, व्यय हमारा कम हो जाएगा, खर्च कम हो जाएगा, तो फिर आपको एक साथ चुनाव कराने के लिए, अब सोचिए लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा का एक ईवीएम रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, विधानसभा का उसी के साथ होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, तो एक ईवीएम इसके लिए आपको रखना पड़ेगा। ईवीएम के साथ वीवीपैट भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वीवीपैट भी जरूरी है, एक इसके लिए रखना पड़ेगा। अब सोचिए फिर नगर पालिका की बात आती है, उसके लिए आपको एक ईवीएम रखना पड़ेगा, और ग्राम पंचायत की बात आती है तो आपको उसके लिए एक ईवीएम रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीका से एक बूथ पे आपको 4 ईवीएम रखना पड़ेगा। तो इतनी ईवीएम का तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सोचिए देश में इतने बूथ बनते हैं, कितने ईवीएम की एक साथ आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए भी तो खर्च लगेगा, व्यय तो चाहिए, पैसा चाहिए नहीं ईवीएम को बनाने के लिए। और फिर 5 साल के लिए ये ईवीएम क्या होगा, कबाड़ में रखा रह जाएगा और इसकी लाइफ अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है।
तो फिर 5 साल बाद अगर हम चुनाव कराते हैं तो फिर उतनी ईवीएम हमको बनानी पड़ेगी, या कुछ ईवीएम अगर इसमें से सही रह गया, कुछ तो खराब होगा। ऐसी ईवीएम की लाइफ 3 साल के आसपास होती है, ऐसा सूचना है, कन्फर्म लेकिन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ईवीएम इसके बाद खराब हो जाती है, बेकार हो जाता है। तो फिर क्या होगा, तो कितने ईवीएम फिर आपको बनाने पड़ेंगे, तो क्या उसके लिए आपको पैसा कहाँ से लाना पड़ेगा, फिर पैसा कहाँ से लाएंगे आप ये बताइए, खर्च तो करना ही पड़ेगा। इसमें और हम 5वां पॉइंट बताते हैं, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट निगेटिव में। निगेटिव पॉइंट इसका और क्या है, जब आप अभी क्या होता है, जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, देखिए, तो हम उसको अलग अलग फेज में अलग अलग जगह मूव कराते रहते हैं। तो जब एक साथ चुनाव होगा, तो एक साथ चुनाव को मैनेज कराने के लिए फिर हमें कितने पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, समझ रहे हैं। अभी हम चलो राजस्थान में चुनाव है, तो राजस्थान में पैरामिलिट्री फोर्स डिप्यूट कर दिया, उसी फोर्स को हम बिहार में लेके चले गए, उसी फोर्स को हम कर्नाटक लेके चले गए। लेकिन जब एक साथ आपको चुनाव कराना पड़ेगा तो फिर उतनी फोर्स भी तो चाहिए, उतनी फोर्स का मूवमेंट कराना, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है। तो ये तो ऊपर वाला जो पॉइंट था वो जीएस के लिए था, ये सब पॉइंट आप ऐसे के लिए लिखेंगे, क्योंकि ऐसे में आपको काफ़ी सारा लिखना पड़ता है। तो फोर्स का मूवमेंट ये क्या होगा, एक अलग चुनौतीपूर्ण होगा। उसके लिए परिवहन का व्यवस्था करना, आप देखिए इलेक्शन के टाइम पे तो गाड़ियाँ नहीं मिलती है भाई, पब्लिक की गाड़ी सरकार को पकड़नी पड़ती है, और अभी भी ट्रैक्टर से लोग जाते हैं बूथ तक, ठीक है, तो चौक चौराहे पे गाड़ी पकड़ती है, तो इसके लिए वो फिर व्यवस्था चाहिए। तो सिर्फ एक ये समझ गए। अगला पॉइंट हम बता रहे हैं, जो और आप लेटेस्ट पॉइंट लिखेंगे, ये 5वां 6वां 7वां कितना भी नंबर हो, याद नहीं मुझे, जो भी नंबर हो। अभी देखिए, जब राज्य विधानसभाओं की चुनाव होता है, ठीक है, राज्य विधानसभा को जब चुनाव होता है तो 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक तो मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाता है। अभी देखिए हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुआ, एमपी में चुनाव हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी था वो 1 सप्ताह तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाया। जब मुख्यमंत्री 1 सप्ताह तक नहीं बनता है तो क्या इससे प्रशासनिक गतिविधियां नहीं रुकती है क्या? जब 1 सप्ताह तक किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है तो प्रशासनिक गतिविधियां रुकती है कि नहीं रुकती है, ये बताइए। तो फिर एक देश एक चुनाव कराने का क्या मतलब? और जब मंत्रिमंडल का शपथ होता है, अभी आप देखिए हमारा बिहार एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, या अक्सर कई जगह होता है, मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो अपने साथ 2 या 3 या 4 5 बहुत हो गया मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद फिर कैबिनेट का विस्तार होता है। आप देखिए एक एक राज्य में या केंद्र के स्तर पे भी कई बार कैबिनेट का विस्तार चलते रहता है, ये कैबिनेट का विस्तार होने वाला, अब उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो भाई जब आप एक व्यक्ति को इतने इतने प्रभार, अभी बिहार में क्या हुआ कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री के पास 9 विभाग है और दूसरे उप मुख्यमंत्री के पास 9 विभाग है। समझिए, एक के पास 9 और दूसरे के पास 9, तो इस 9 विभाग का सेक्रेटरी तो आगे उसके पास आएगा साइन कराने। अब वो मंत्री जी कितने विभाग को देखेंगे ये बताइए। तो क्या इससे प्रशासनिक गतिविधियां नहीं रुकती है कि रुकती है? तो ये हो गया हमारा। आप लिखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां तो कई दिनों तक मुख्यमंत्री पद का चयन नहीं कर पाते, मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाते हैं, और फिर जब कैबिनेट के विस्तार होते काफ़ी लंबे समय तक लग जाती है, उससे भी तो प्रशासनिक गतिविधियां हमारी रुकती है। तो सिर्फ ये एकदम इसमें नकारात्मक में ही बहुत अधिक स्ट्रांग पॉइंट आपके पास है, समझ गए। चलिए अगला पॉइंट और देखिए, जितना नंबर भी पॉइंट हो, निगेटिव पॉइंट क्या है? निगेटिव पॉइंट यह है कि उपचुनाव, हमारे देश में कहीं ना कहीं उपचुनाव होते रहता है। कभी क्या होता है, बता, विधायक की खरीद फरोख्त होती है, या व्यक्ति ऐसे भी इस पार्टी से रिजाइन देकर उस पार्टी में चल जाता है। लोकसभा का अभी देखिए, जो हमारे हाल में 3 राज्यों में चुनाव हुआ, तो लोकसभा के कई मेंबर बीजेपी के राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने गए, तो फिर क्या वो कई बार विधानसभा के लोग लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, वो अपने सीट से रिजाइन दे देते हैं। तो क्या हुआ, कई बार देखिए एक एक व्यक्ति जो 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। हमारे मोदी जी खुद 2014 में 2 जगह से चुनाव लड़े थे, तो फिर वो क्या करते हैं, रिजाइन देते हैं, तो फिर उपचुनाव होता है। अरे ये सब, तो फिर इन सब गतिविधियों पर भी तो प्रतिबंध लगाना पड़ेगा कि जब आप एक देश एक चुनाव कर रहे हैं तो फिर एक ही साथ हो ना। तो जो अभी चल रहा है कि चलिए दल बदल कानून के तहत जो विधायक जाता है, फिर सरकारें गिरती है, सरकारें बनती है, फिर उपचुनाव होता है, तो क्या मतलब रह गया इसका ये बताइए, एक देश एक चुनाव का। तो ये नकारात्मक पक्ष है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप एक देश एक चुनाव पे
आपके पास बेहतर कंटेंट आ गया होगा। और जो ऐसे क्वेश्चन था पहला वाला, ये क्वेश्चन सही है कि जवाबदेही को कम कर देगा। कैसे जवाबदेही कम कर देगा? क्योंकि इस राज्य में जब वो पार्टियां चुनाव हारती है तो वो सरकार के नीतियों के प्रति अपनी असंतोष को व्यक्त करता है, और के इस चुनाव के माध्यम से, राज्य विधानसभा चुनाव के माध्यम से जनता को अपने मतों का इजहार करने का अवसर मिलता है और सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारों का स्तर पर कई बार नीतियों में चेंजिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आप एक ही हम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। आप देखिए मोदी जी की सरकार को, केंद्र सरकार को, उन्होंने कृषि कानून को वापस ले लिया। अगर क्या राज्य विधानसभाओं में चुनाव नहीं होता तो क्या कृषि हो सकता है, शायद कृषि कानून वापस ना होता। तो डिसीजन सरकार को बदलना पड़ता है। तो इसीलिए हाँ, सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अब जवाबदेही तय करने के 3-4, एक तो ये दूसरा साधन है कि मीडिया, कि चलिए मीडिया अगर लगातार जनता से संपर्क और सरकार संपर्क बनाए, सरकार आपकी जवाबदेही कम नहीं होती है। लेकिन मीडिया क्या हाल आप जानते हैं, तो आप इसके पक्ष में लिखेंगे जवाबदेही कम हो जाएगा। और मैंने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पक्ष में सिर्फ आपको एक ही पॉइंट मिलेगा कि हाँ प्रशासनिक गतिविधियां रुक जाती है, लेकिन उसके विपक्ष में बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है कि प्रशासनिक गतिविधियां रुकती है तो उपचुनाव से, मुख्यमंत्री न चुनने से, कैबिनेट के विस्तार न होने से, विभागों का एक एक आदमी पास इतने इतने विभाग होने से, विधानसभा का चुनाव लोकसभा में लड़ते हैं, लोकसभा का सदस्य विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भी तो प्रशासनिक गतिविधियां डिस्टर्ब होती है, पद खाली होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिए होंगे और भविष्य में इससे अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप लिख लेंगे। और मैं ऐसे के लिए अब आपके पास एक लाइन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे में इस लाइन का यूज करेंगे आप लोकोक्ति का। एक कहावत है कि जब जब चुनाव आता है, ठीक है, जब जब चुनाव आता है, ये ऐसे के लिए है, विशुद्ध जीएस में आप नहीं लिखेंगे। जब जब चुनाव आता है तब तब, ठीक है, तब तब गरीबों के पेट में, गरीबों के पेट में पुलाव आता है। ठीक है, पुलाव मतलब जो होता है ना, वो पुलाव जो चावल फ्राई के साथ बनाया जाता है, अच्छा खाना, पुलाव। ठीक है, ये या इसका स्पेलिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पुलाव आता है, जो स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये कहावत है कि जब जब चुनाव आता है तब तब गरीबों के पेट में पुलाव आता है। देखिए उस समय क्या होता है, कितने सारे झंडे, इसको आप लिखेंगे, ये सब ऐसे का विशुद्ध पॉइंट है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है बताइए? जब चुनाव होता है, बड़े बड़े मंत्रियों की, मिनिस्टर की, नेताओं की रैली होती है, टेंट लगता है, झंडे बिकते हैं, यहाँ तक कि भीड़ जुटाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के द्वारा 200, 300, 400 रुपया देके रैली में बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता? ये बताइए, ये सच्चाई है ना भाई, बुलाया जाता है। तो ये है, इसको आप लिखेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए टेंट, कितने बड़े बड़े तिरपाल लगाए, टेंट लगाए थे, टेंट वालों को रोजगार मिलता है। झंडा जो बेचता है उनको रोजगार मिलता है। जो परिवहन, ट्रांसपोर्ट, अब भीड़ में लोगों को आने के लिए, रैली में लाने के लिए तो परिवहन चाहिए ना, तो ड्राइवर को रोजगार मिलता है। तो जब इसीलिए किसी ने रचना है कि जब जब चुनाव आता है तब तब गरीबों के पेट में पुलाव आती है। एक व्यंग वाला बात है। इसीलिए एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक देश एक चुनाव। तो अगर आपसे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वहां पर आप ये नहीं कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए था, वहां आप ये कहेंगे सर ये कंसर्न है, आप उसके पक्ष में ही जवाब देंगे। आप ये कहेंगे कि एक ये कंसर्न है, इसको अगर एड्रेस कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये आपका इंटरव्यू का जवाब होना चाहिए था। जब आपसे सवाल पूछेगा कि आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तब जो मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया आप उस पर ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे। जब क्वेश्चन में आलोचनात्मक व्याख्या, जैसे यहाँ दिया था कि सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, और जब आपसे सिर्फ पूछेगा कि इसका समालोचना कीजिए या सिर्फ इसका विवरण दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, प्रकाश डालिए, इस तरह के शब्द आते हैं, तो फिर सकारात्मक पक्ष को आप ज़्यादा रखेंगे और 30% आप नकारात्मक बात भी लिखेंगे कि इन चीज़ों को एड्रेस करने की आवश्यकता है एक देश एक चुनाव के लिए। और जब आपसे ऐसे पूछा जाएगा तब आप ये सारी बात लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि रोजगार मिलता है, सब हमने बता दिया आपको डिटेल पूरा का पूरा, कि आप देखिए कि कितने सारे पैसे खर्च होते हैं जब इलेक्शन आता है, तो
काफ़ी हो सकता है हमारे बहुत लोग वीडियो सुन रहे होंगे, उनमें भी कुछ लोगों को शायद मिला हो इलेक्शन के समय फ़ायदा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे तीनों स्तर पे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के स्तर पे इससे क्या सवाल पूछा जाएगा और आपको क्या जवाब देना चाहिए था। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए हम मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी करवाते हैं, ऐसे और इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसा किसी भी अगर करंट के टॉपिक पर हम लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं, आपके मन में भी कोई टॉपिक हो इस तरह का, तब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर निश्चित ही आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।